जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 3 में, जहां पर क्रांति बैच 2.0 के अंदर ना सिर्फ प्रीलिम्स का कोना कोना करवाना मेरा उद्देश्य है, बल्कि प्रीलिम्स का जब मैं आपको पूरा सिलेबस, हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक करवाऊं तो उसके साथ साथ मैं आपके टेस्ट भी लेना चाहता हूं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी देना चाहता हूं, मैं आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व भी करवाना चाहता हूं, क्योंकि सिलेबस पूरा पढ़ना ये है आपका 80% काम। 10% काम उसको मेमोराइज करने पे प्रयास करना, और फिर जो रिमेनिंग 10% काम है वो टेस्ट देके इस बात का पता लगाना कि हम कितने पानी में हैं और कितना हमको याद है। मैं ऐसे विद्यार्थी हर साल देखता हूं जो 6 महीने या 5 महीने या अंतिम 3 महीने सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाते हैं, कंटेंट नहीं पढ़ते, फैक्ट्स नहीं याद करते। तो भाई प्रीलिम्स में जब तुम फैक्ट याद करोगे नहीं, सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाने जाओगे, तो तुमको क्या लगता है कि टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन तुमको मेन पेपर में मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। अगर ऐसा हो रहा होता ना, तो जो एक बहुत बड़ा संस्थान होता है जिसमें कम से कम 10,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मिलाकर, तो वहां पर तो सबका ही प्रीलिम्स क्लियर हो जाता। जितनी सीट है सारी वही उसी संस्थान के बच्चे भर देते। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। 200 बैच के बच्चे में से पता चल रहा है 2 लोगों का प्रीलिम्स क्रैक हो रहा है। तो ये रियलिटी है। जब तक तुम कंटेंट नहीं पढ़ोगे, जब तक तुम प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स याद नहीं करोगे, इधर उधर मत देखो, इधर देखो आंखों में, जब तक तुम फैक्ट्स याद नहीं करोगे, जब तक तुम कंटेंट नहीं पढ़ोगे, तब तक तुम्हारा प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो सकता। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको पूरी संविधान सभा करवाई, इतनी डिटेल में, इतनी बारीकी के साथ करवाई कि अगर आप कहीं पर पैसा खर्चा करके भी पढ़ते तो शायद उतना बेहतर आप नहीं पढ़ पाते। अब 2 लेक्चर अगर आपने देख रखे हैं तभी इस लेक्चर को देखिएगा। अगर आपने प्रीवियस 2 लेक्चर दोस्तों देख रखे हैं तभी इस लेक्चर को देखिएगा, और स्क्रीन पर इस तरीके से पॉज करके ये स्क्रीन पढ़ लो अगर क्रांति बैच के बारे में नहीं जानते हो कि ये क्या चीज है। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूं, जो आपके टेस्ट के क्वेश्चंस मैंने यहां पर बनाए हैं वो मैं आपको यहां पर जो है करवाऊंगा। तो आपसे जितने ज्यादा क्वेश्चन बने उतना नीचे आपको टोटल करना है। इस टेस्ट के 3 क्वेश्चन जो हैं दोस्तों शुरू के, जो काफी टफ से क्वेश्चन थे, तो ये 3 क्वेश्चन जो शुरू के हैं ये मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में ही करवा चुका था। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाया था, केवल कंटेंट पढ़ा के लेक्चर खत्म किया था। तो मैं आज ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है वहां से शुरू कर रहा हूं। तो आप इसको चौथे नंबर का प्रश्न मत मानिएगा, आप इसको प्रश्न नंबर फर्स्ट ही आप जो है इसको मानिएगा और काउंट करते चलिएगा। कम से कम 60 मतलब 70-75 क्वेश्चन तो आ रहे हैं हमारे सामने। और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर आपको लिखना है कि आपने 70 या 75 में से कितना क्वेश्चन सही करे हैं। ठीक है, मेरा आंसर बताने से पहले आप लोगों को अपने लेवल पर आंसर जो है दोस्तों बताने हैं। तो स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल फटाफट करेंगे, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, कट टू कट, क्योंकि माल अपन ने पूरा पढ़ लिया है। माल पढ़ने के बाद फिर ज्यादा टेंशनबाजी की काम नहीं अपने को नहीं करने हैं। जैसे कि पहला ये क्वेश्चन है, तुमको अगर और ज्यादा क्लैरिटी के साथ देखना हो तो वो भी मैं तुमको ऐसा जूम करके दिखा देता हूं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान सभा के नजरिए से ये स्टेटमेंट को जो है हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? पहली स्टेटमेंट कह रही है कि प्रांतों में यानी कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करते थे जहां से 296 सीट आती थी, तो प्रांतों में लोगों को प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा जो है चुना जाता था। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। पहला पॉइंट तो बिल्कुल गलत है। क्या ये हमसे सही वाला पहचानने के लिए कह रहा है? विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, नीचे क्या ऑप्शंस में और क्या है? नहीं, ये 4 ऑप्शन ही हैं। हमको सही वाला दोस्तों इसमें पता लगाना है। पहला वाला गलत है, क्योंकि प्रांतों से जो चुनाव होते थे वो डायरेक्टली जनता के द्वारा नहीं होते थे। मैंने क्लियरली आपको बताया कि संविधान सभा में कोई भी सदस्य डायरेक्टली जनता के द्वारा नहीं चुना गया है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। सेकंड, संविधान सभा में जो लोग बैठते थे उनको कांग्रेस और मुस्लिम लीग नॉमिनेट करके बिठाती थी। यह भी बिल्कुल गलत है, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद जो भी लोग संविधान सभा में बैठते थे वो किनके द्वारा चुने जाते थे?
प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते थे। यह ऑप्शन हमको बिल्कुल ठीक लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। यहां पर चौथा वाला भी पढ़ लेते हैं, सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टीज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। ये भी बिल्कुल गलत है कि सरकार ऐसे लोगों को चुनती थी जो एक्सपर्ट है, ऐसा नहीं है। आपको क्लियर कट दोस्तों पता है, आपको क्लियर कट दोस्तों पता है कि संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर्स आपको पढ़ाए गए, 389। इसमें से जो 296 थे केवल इनका चुनाव होता था, और जो बाकी के 93 थे, जो बाकी के 93 थे, ये देसी रियासत यानी कि प्रिंसली स्टेट से आते थे और इनको चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है। जिस रियासत का राजा उस रियासत से जिस व्यक्ति को वो नॉमिनेट कर देगा, वो व्यक्ति संविधान सभा में आके बैठ जाया करता था। लेकिन यहां पर तो केवल इलेक्शन 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 की बात हो रही है हर पॉइंट में। तो निर्वाचन केवल कितने लोगों का हुआ था? निर्वाचन केवल 296 लोगों का ही इलेक्शन हुआ था। और ये जो 296 लोगों का जो इलेक्शन हुआ था, ये 296 लोग अलग अलग प्रांतों से आए थे। कहां से आए थे? अलग अलग प्रांतों से आए थे। और प्रत्येक प्रांत की जो विधानसभा थी, प्रत्येक प्रांत की जो विधानसभा थी, यानी कि प्रत्येक प्रांत की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसमें बैठे हुए लोगों ने इन प्रांतों से लोगों को इलेक्ट किया, इनको निर्वाचित किया और यहां पर 296 पोस्ट पर जो है बिठा दिया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि प्रांतों में जो विधानसभाएं होती थी, उनके द्वारा जो है इलेक्शन से लोगों को 296 सीट पर बिठाया गया था। इतना क्लियर हुआ? पहला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल चकाचक क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर जो है दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है। आप पढ़ते चलना, दिमाग में आपको आंसर देना है कि आपको अभी वही आंसर निकला जो मेरा निकला। तो यहां पर दोस्तों हमको क्या देखना है? यहां पर देखना है कि सबसे पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, हमको गलत वाला ढूंढना है ना। गलत वाला क्या लिखा है कि जो संविधान सभा है ये बहुत सारी कमिटीज के साथ जो है इसने मिलकर काम किया है, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी प्रारूप समिति थी। तो ये तो सही है, हमको तो गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है। ये स्टेटमेंट तो सरासर सही है कि संविधान सभा में कई सारी कमिटीज थी, हर काम की अलग कमेटी थी, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। और उसके साथ पूरी प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे, ये भी हमको पता है। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट क्या है? तो ये तो हमारा सही आंसर यहां पर हो नहीं सकता है ना, ये तो हमारे यहां पर सही आंसर नहीं हो सकता बिल्कुल भी, क्योंकि हमको गलत ढूंढना है और ये सही स्टेटमेंट है। फिर वो क्या कह रहा है? फिर वो क्या कह रहा है कि जो अल्पसंख्यक समूह थे उनको पर्याप्त रूप से संविधान सभा में जगह मिली थी। ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमको तो गलत वाली ढूंढनी है, हमको तो गलत वाली ढूंढनी है। ये तो लेकिन स्टेटमेंट सही है। उसके बाद क्या बोला कि संविधान सभा में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार के आधार पर इलेक्शन हुए थे। बिल्कुल सरासर गलत है, ये ही गलत स्टेटमेंट है, ये ही गलत स्टेटमेंट है। हमारा करेक्ट आंसर सही है, क्योंकि आपको पता है कि संविधान सभा में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं हुए थे, क्योंकि ये वो तरीका है जिसमें जनता डायरेक्टली वोट देती है। और आपको पता है कि संविधान सभा के अंदर बैठा कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली जनता के द्वारा चुना गया ही नहीं है। क्लियर हुई बात? इसीलिए हमारा सही आंसर हम लोगों ने ढूंढ लिया है, पॉइंट सी। आपको डी तक जाने की भी जरूरत नहीं है, सरासर गलत है और वो गलत वाला आपसे पूछ रहा था। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। वो कहता है कि आपको इसमें से ढूंढना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सही वाले को इग्नोर करो, गलत वाले पर नजर गड़ाओ। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि संविधान सभा में जो सदस्य इलेक्ट किए गए थे यानी कि निर्वाचित किए गए थे, आप मुझे बताओ कि संविधान सभा में 389 में से टोटल कितनी सीट पर चुनाव हुए थे? 296। और मैंने आपको पीछे ही थोड़ी देर पहले बताया कि चुनाव का मतलब है निर्वाचित होके आना यानी कि इलेक्ट होके आना। तो वो कह रहा है कि संविधान सभा में जितने भी मेंबर्स इलेक्ट होके आए हैं तो वो सारे अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, यानी कि इनडायरेक्टली चुने गए थे। किसके द्वारा? अपने प्रांतों की संविधान सभाओं के अपने प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा, जो मैंने पीछे जस्ट आपको अभी बताया कि हर प्रोविंस की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा थी और उनके द्वारा
अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली बिना जनता के इन्वॉल्वमेंट के इन 296 लोगों को चुना गया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद क्या है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। और फिर याद करो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट बनाया गया था संविधान सभा का। फिर 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी सही है हमारी, लेकिन हमको गलत वाला ढूंढना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहा है कि हर एक प्रांत में, हर एक प्रोविंस में, हर एक प्रांत में जहां से लोग चुन के आए थे, तो जो सीटें थी वो 3 कम्युनिटीज में बांट दी गई थी। मुस्लिम से भी कुछ लोग आएंगे, सिख से भी कुछ लोग आएंगे, और जो यहां पर कवर नहीं हो रहे वो सारे काय में कवर होंगे, जनरल। तो बेसिकली इन 3 कम्युनिटीज के बीच में सीटों का बंटवारा कर दिया गया था। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, यानी कि 3 स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, जो बच गई वही वाली गलत होगी। आइए एक बार क्रॉस कंफर्म कर भी लेते हैं। जिस तरीके से लोगों को चुना जाएगा संविधान सभा में बिठाने के लिए, वो तरीका भारत के गवर्नर जनरल डिसाइड करेंगे। गलत है। संविधान सभा से संबंधित हर मामला किसके द्वारा डिसाइड किया गया था? कैबिनेट मिशन के द्वारा डिसाइड किया गया था। संविधान सभा से जुड़ा हर मामला किसके द्वारा डिसाइड किया गया था? कैबिनेट मिशन। और ये कह रहा है गवर्नर जनरल डिसाइड कर रहे थे, तो यही गलत वाला स्टेटमेंट है साहब, हमको आंसर मिल गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन ऐसे आसान लड्डू वाले मैं लगाता ही नहीं हूं, वो मेरी फितरत में नहीं है। लड्डू वाले क्वेश्चन करा के आपको क्या करूं मैं, है। उसके बाद देखिए संविधान सभा के प्रेसिडेंट कौन थे? ध्यान से पढ़ना, कभी कभी इजी क्वेश्चन भी लोचा रहता है। संविधान सभा के प्रेसिडेंट सीधा पूछ रहा है, टेम्पररी परमानेंट ऐसा तो कुछ नहीं पूछ रहा। टेम्पररी पूछता तो सच्चिदानंद सिन्हा आंसर होता, ये तो परमानेंट वाले यहां पर पूछ रहे हैं, तो सिंपल सा आंसर दे दीजिए, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतना आप सभी को क्लियर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछता है? अगला प्रश्न दोस्तों हमसे पूछता है कि संविधान सभा का पहला सेशन, याद करो पहला सेशन और पहली बैठक सेम ही दिन शुरू हुआ। सेशन बड़ा शब्द होता है और उसके अंदर जो मीटिंग होती है वो एक छोटा शब्द है। मीटिंग एक दिन की हो गई, सेशन काफी सारे दिनों का होगा। तो पहला सेशन हो या पहली मीटिंग हो, कब शुरू हुई थी? 9 दिसंबर 1946। आपको इसका आंसर पता है, ठीक है। अच्छा आगे चलें तो हम देखते हैं, यहां पर पूछ रहा है संविधान सभा के जो परमानेंट चेयरमैन बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। कब बनाया गया? अभी थोड़ी देर पहले ही तो बोला मैंने, 9 दिसंबर को पहली मीटिंग और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट चेयरमैन संविधान सभा का बनाया गया। तो सही आंसर क्या है? 11 दिसंबर 1946। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जो सबसे पहला सेशन था, जो सबसे पहला सत्र था, जो सबसे पहला दिन था इनफैक्ट संविधान सभा का, उसके चेयरमैन कौन थे? तो मैंने आपको बताया था जो सबसे वरिष्ठ थे सच्चिदानंद सिन्हा, और सच्चिदानंद सिन्हा को उनकी वरिष्ठता, उनकी सीनियरिटी के आधार पर पहली बैठक का चेयरमैन बनाया गया था। और ये जो तरीका है कि उम्र के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर किसी व्यक्ति को मीटिंग का चेयरमैन बना देना, बताइए ये कौन से देश का है? ब्रिटिश है? नहीं। ऑस्ट्रेलियन मेथड है? नहीं। रशियन मेथड है? नहीं। फ्रेंच मेथड है। याद आया, लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर नंबर 2 में। तो खैर वो तो हमसे नहीं पूछ रहा, लेकिन ये पूछ रहा है कि सबसे पहली बैठक के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा उसके बाद दोस्तों आगे देखें, इनमें से कौन संविधान सभा के एडवाइजर थे? यहां पर एक शब्द जोड़ देते हैं, लीगल एडवाइजर, कानूनी सलाहकार। तो ये कौन है? BN राव। कौन है? BN राव। याद करें, बच्चे 2 नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, एक होता है MN रॉय और दूसरे होते हैं BN राव। MN रॉय वो हैं जिनके दिमाग में आइडिया आया था। आइडिया किसका आया था सबसे पहली बार? संविधान सभा का, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और जो BN राव हैं ये कानूनी सलाहकार,
यानी कि ये दोस्तों लीगल एडवाइजर थे। तो दोनों नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप वो लीगल एडवाइजर पूछ रहा है तो BN राव बोलना है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, आइए हम पढ़ें। ये हमसे कह रहा है, अच्छा ये नीचे कोड भी दिया हुआ है, सही स्टेटमेंट पहचानने के लिए कह रहा है। चलो ठीक है, छांटते हुए चलते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जितने भी लोग आ रहे थे संविधान सभा के अंदर बैठने, उनको इस कैटेगरी में बांटा गया था, हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन। गलत है ना यार, मैंने कब पढ़ाया आपको, मैंने तो आपको ये पढ़ाया था 3 कैटेगरी में बांटा गया था, एक मुस्लिम, दूसरे सिख और तीसरे जो है जनरल। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत है साहब, और हमको कौन सा ढूंढना है, हमको सही वाला स्टेटमेंट ढूंढना है कि नहीं। हमको कौन सा स्टेटमेंट ढूंढना है, हमको सही वाला स्टेटमेंट ढूंढना है। 1 मिनट रुकना, हमको कौन सा स्टेटमेंट ढूंढना है, सही वाला। वो कैमरे का फोकस थोड़ा सा सेट करना पड़ता है ना। अच्छा, उसके बाद फिर देखें, यूनियन कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान से संबंधित संघीय समिति। गलत है भाई, ये भी गलत है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो संविधान से संबंधित जो संघीय समिति थी उसके चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। गलत है दोस्तों, याद करो, ये जो संविधान से संबंधित समिति थी 2 टाइप की थी, एक थी सेंट्रल लेवल की और एक थी प्रांत स्तर की। जो सेंट्रल लेवल की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, इसके तो जवाहरलाल नेहरू थे ना, और जो प्रांत स्तर की थी इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये तो कह रहा है कि यूनियन वाली के सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या 389 थी, ये स्टेटमेंट सही है। हमको सही वाला ढूंढना था, एक सही वाला मिल गया, याद रखना है ना, 3 वाला हमको सही वाला मिल गया साहब। क्या 3 के दम पे सॉल्व कर सकते हैं? 3 कहां है, यहां पर 3 नहीं है, हटाओ, यहां पर 3 नहीं है, हटाओ, इन 2 में से कोई सही आंसर होगा। अरे यार एलिमिनेट हो गया ना, फर्स्ट और सेकंड तो हमारे गलती थे, फर्स्ट और सेकंड तो हमारे गलती थे, तो फर्स्ट और सेकंड तो हो ही नहीं सकते, ये भी गलत। सही आंसर क्या है? सी। लेकिन फिर भी डी, 4th वाला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। प्रारूप समिति में 8 मेंबर थे, गलत। 7 थे, तो ये भी गलत। केवल कौन सा सही है? केवल 3 वाला सही है। ठीक है साहब, चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े तो यहां पर हमको आगे क्या देखने को मिलेगा, देखते हैं। यहां पे कहता है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। दोस्तों सही जवाब देने की कोशिश करें, और मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाई रखा है, आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आप बेशक जवाब दे पाएंगे। 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी दोस्तों? 15 महिलाएं थी। ठीक है, मैंने एक्चुअली क्या है, मैंने अपने दिमाग में क्वेश्चन काउंट नहीं करे कि क्वेश्चन कितने हैं, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि लगभग नहीं 70-75 क्वेश्चन तो नहीं होंगे, कम ही होंगे। 55-60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन तो होंगे यार, 60 क्वेश्चन तो होंगे। लेकिन चलो ठीक है यार, तुम स्कोर ना भी लिखो, तुम्हारे मन में तो तुमको एहसास हो जाएगा ना, कि बस इतना लिख देना कि हाँ सर हमारे ज्यादातर क्वेश्चन सही थे, है ना। चलो स्क्रीन को पॉज करो, 15 महिला सदस्यों के नाम पढ़ लेना। ठीक है, पॉज करके एक बार पढ़ लो, पॉज करके पढ़ लेना आप एक बार। ठीक है, चलो आगे देखें। संविधान सभा किसकी सलाह पर बनाई गई थी? मैंने आपसे क्या कहा, संविधान सभा कंप्लीटली कौन से मिशन की सलाह पर बनाई गई थी? संविधान सभा कंप्लीटली कैबिनेट मिशन के अनुसार बनाई गई थी। तो ये क्रिप्स मिशन है, गलत है। कैबिनेट मिशन है, सही है। स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये भी गलत है। माउंटबेटन प्लान, ये भी गलत है। कैबिनेट मिशन मिल गया, सही आंसर है हमारा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों, बिना पढ़े इतनी आसानी से नहीं होते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं संविधान सभा के सबसे पहले डिप्टी चेयरमैन कौन? सबसे पहले डिप्टी चेयरमैन कौन से वाले? नॉमिनेटेड वाले। याद है जब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को जब वो चेयरमैन बने थे, तो उनकी रिक्वेस्ट पर एक व्यक्ति को नॉमिनेट करके, मनोनीत करके डिप्टी चेयरमैन बनाया गया था। वो एंग्लो इंडियन समाज के एक नेता थे, नाम था फ्रैंक एंथनी। और पता है फ्रैंक एंथनी तक हम कैसे पहुंचे? क्योंकि उन्होंने डिप्टी चेयरमैन के साथ साथ एक शब्द जोड़ दिया है, नॉमिनेटेड। क्योंकि संविधान सभा में बाद में जो
अन्य डिप्टी चेयरमैन बने या अन्य वाइस प्रेसिडेंट बने, वो नॉमिनेटेड नहीं थे, वो इलेक्टेड थे। संविधान सभा के लोगों ने उनको चुना था, लेकिन ये नॉमिनेटेड थे। ठीक है साहब, तो नाम क्या है इनका? फ्रैंक एंथनी। और मैं चाहता हूं कि आप में से जो लोग भी लेक्चर नंबर 2 देख के आए हैं उनको पता होगा कि फ्रैंक एंथनी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। मैंने पढ़ाया था आपको, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि फ्रैंक एंथनी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ और किस वर्ष में जो है हुआ था। क्वेश्चन का आप कभी भी कमेंट में जवाब लिखते हो तो ऐसे लिखा करो क्वेश्चन, और फिर ऐसे लिखा करो आंसर, और फिर अपना आंसर वहां पर लिख दिया करो, ताकि देखने वाले को भी पता चले कि भैया ये जो बोल रहा है कमेंट सेक्शन में, ये रैंडम कुछ नहीं बोल रहा, ये किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है फ्रैंक एंथनी कहां के थे। और दोस्तों अगर हम ऐसे बोल देते कि पहले डिप्टी चेयरमैन परंतु नॉमिनेटेड वाले नहीं, इलेक्टेड निर्वाचित वाले, तो क्या आंसर हो जाता? एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ें। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा की मदद करने के लिए 2 सिविल सेवकों ने भी अपनी सेवाएं दी। 2 सिविल सर्वेंट्स थे। हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की, हम आगे जाके क्या बनेंगे? सिविल सर्वेंट बनेंगे। तो 2 सिविल सर्वेंट ऐसे थे जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, मदद करी, संविधान सभा के अंदर अपनी सर्विसेज दी, संविधान बनाने में मदद करी। उनके नाम क्या है दोस्तों? देखिए, ऐसे उस व्यक्ति का यहां पर नाम ढूंढने की कोशिश करिए जिसको मैंने कल पढ़ाया था कि ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ ड्राफ्टमैन है। चीफ ड्राफ्टमैन मतलब मुख्य मसौदा लेखक, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कानून संबंधित किताब लिखता है। तो जो कानून संबंधित किताब लिखता है उसी ने मदद करी होगी। तो कानून संबंधित किताब कौन लिखते हैं? एस.एन. मुखर्जी। और बी.एन. राव तो खुद ही कानूनी सलाहकार, लीगल एडवाइजर थे किसके? संविधान सभा के। तो यहां पर सही आंसर दोस्तों क्या है? बी.एन. राव और एस.एन. मुखर्जी। अगर आपके लिए फैक्ट नया है तो इसको दिमाग में याद रखिएगा, और जो आपने पॉलिटी के लिए क्रांति बैच 2.0 का रजिस्टर बनाया है, आप वहां पर इन 2 सिविल सर्वेंट्स के नाम लिख सकते हो। और बिल्कुल ऐसा ही लिखना कि ये 2 सिविल सर्वेंट थे जो संविधान सभा में जिन्होंने अपने काम, अपनी जो सर्विसेज हैं, अपनी जो सेवाएं हैं, उन्होंने दी थी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ दोस्तों। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे एक बार फटाक से आगे बढ़ेंगे। आगे क्या क्या अगला क्या प्रश्न है? डॉक्टर, हाँ ठीक तो है, नहीं लिखा तो क्या है, आप फ्लो में तो बोलते हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी निम्नलिखित में से किस जगह से संविधान सभा में इलेक्ट होके आए थे, निर्वाचित होके आए थे? पश्चिम बंगाल, बंबई, मध्य भारत या फिर पंजाब? तो दोस्तों आपको सही आंसर देने का इसका जो है प्रयास करना है। ये फैक्ट जो है मैंने आपको लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में, दोनों में से किसी भी लेक्चर में नहीं पढ़ाया है। अगर आप तुक्का मार रहे हैं तो तुक्का सही, अगर आपने पहले कहीं पढ़ा था किसी फैक्चुअल बुक में तो भी सही, और नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको कारण सहित जो है समझा देता हूं कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी किस जगह से चुनाव जीत के आए थे और संविधान सभा में आके वो बैठे। तो वो आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। लेकिन जब इन्होंने पश्चिम बंगाल से चुनाव जीता था, तो पश्चिम बंगाल के जिस इलाके से इन्होंने चुनाव जीता था, तो ये वाला जो इलाका था दोस्तों, ये बंटवारे के बाद, ये पार्टीशन के बाद कहां चला गया था? बांग्लादेश वाली साइड। और बांग्लादेश वाली साइड को उस जमाने में क्या कहते थे? ईस्ट पाकिस्तान में चला गया। तो जो चीज अब ईस्ट पाकिस्तान में चली गई तो वहां से तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी को माना नहीं जाएगा। तो फिर जो है इनको कहां से चुना गया? बाद में फिर बंबई प्रेसिडेंसी से इनको चुना गया था। समझ में आई चीज? तो बाद में इनको कहां से चुना गया था? बंबई से। लेकिन यहां पर तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ना कि बाद में थोड़ा ना पूछ रहा है, वो तो ये पूछ रहा है कि संविधान सभा में जो ये चुने गए तो किस जगह से चुने गए थे? तो ये पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। लेकिन फिर आपसे ये पूछे कि आफ्टर पश्चिम बंगाल वो कहां से चुने गए, तो फिर आपको आंसर क्या देना है? बॉम्बे। दोनों ही फैक्ट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलें।
आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं आगे हमको क्या देखने को मिलता है। यहां पर अलादी कृष्णस्वामी अय्यर के संबंध में जो है कुछ यहां पर स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, हमको बताना है कि इनमें से कौन सी सही है। ठीक है, इनमें से दोस्तों दो स्टेटमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। क्या बोला इन्होंने, पढ़ के देखते हैं। मान के चलो मैं नहीं जानता इस क्वेश्चन के बारे में, तो एक कॉमन सेंस के माध्यम से पढ़ के देखता हूं। क्वेश्चन दिखने में भले ही डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन पढ़ के देखते हैं। पहला पॉइंट लिखा है कि जो अलादी कृष्णस्वामी अय्यर थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो रोल होता है, सर्वोच्च न्यायालय की जो भूमिका होती है, उसको इन्होंने इंपॉर्टेंट कहा। सेकंड, फिर इन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच में एक लकीर ड्रॉ करे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये रोल है कि वो जनता को बताए कि तुम्हारा जो स्वतंत्रता है उसका एक दायरा है, तुम्हारी स्वतंत्रता की वजह से एक समाज में कुछ गलत प्रभाव नहीं जाना चाहिए, यानी कि सामाजिक नियंत्रण तुम्हारे अंदर होना चाहिए, तभी तुमको अपनी स्वतंत्रता को यूज करना चाहिए। तुम्हारी स्वतंत्रता से अगर किसी दूसरे को दिक्कत हो रही है तो सॉरी टू से फिर वो स्वतंत्रता तुम्हारी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा देश की जनता को एग्जैक्टली स्वतंत्रता में क्या आता है और कहां तुम्हें अपनी लगाम कसनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के रोल को ये दो पॉइंट्स में बहुत अच्छे से जोर दे के बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद चलो ठीक है, पढ़ लिया हमने। ये तो हमको सही स्टेटमेंट ढूंढने के लिए कह रहा है, मुझे नहीं पता सही स्टेटमेंट क्या है। मैं तीसरा पढ़ूं, तीसरा क्या है। तीसरे स्टेटमेंट में अलादी कृष्णस्वामी अय्यर क्या कह रहे थे। ये अलादी कृष्णस्वामी अय्यर याद है, ये अपन ने जो लेक्चर नंबर 2 में जो ड्राफ्टिंग कमेटी पढ़ी थी, प्रारूप समिति, तो उसके 7 मेंबर्स में से एक ये भी थे, है ना। तीसरे पॉइंट में कह रहे हैं कि ये कहते थे कि जो कार्यपालिका होती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव जानते हो, जो नेता लोग होते हैं ना, कार्यपालिका जो होती है, कि जो एग्जीक्यूटिव है उसका प्रभाव होना चाहिए किसके ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर। तो आप खुद ही बताओ, जो व्यक्ति संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का, प्रारूप समिति का सदस्य है, तो क्या वो कभी कह सकता है कि नेता लोग ज्यादा पावरफुल होने चाहिए अदालतों की तुलना में? कभी नहीं कह सकता। तो ये पॉइंट सरासर गलत लग रहा है। फिर क्या कह रहे हैं कि इन्होंने तानाशाही को ज्यादा प्राथमिकता दी। क्या आपको लगता है कि ये व्यक्ति तानाशाही को प्राथमिकता देगा? तानाशाही को प्राथमिकता देता तो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में क्यों बैठे होते हैं? तो ये भी गलत है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों पॉजिटिव से लग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस में लग रहे हैं। तो एग्जाम में अगर हम इस तरह के क्वेश्चन में फंसे तो हमको ऐसे ही दिमाग लगा के चलना है। तो यहां पर ऑप्शन 1 एंड 2 जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी आपने एक नया फैक्ट सीखा है कि वो कौन से ऐसे व्यक्ति थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर काफी जोर दिया था। तो वो थे अलादी कृष्णस्वामी अय्यर। ठीक है, चलो उसके बाद आगे बढ़े, आगे बढ़ते। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन सारे नहीं पढ़ने हैं ना, लेकिन ये भी सिंपल, ज्यादा सिंपल तो नहीं है। ये पूछ रहा है थर्ड रीडिंग, है ना, थर्ड रीडिंग। हमने कल पढ़ा था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जब संविधान का प्रारूप पूरा तैयार कर लिया था, तो संविधान का प्रारूप तैयार करने के बाद जो है उस प्रारूप पर, उस पूरे ड्राफ्ट पर काफ़ी सारी चर्चाएं शुरू हुई। तो टोटल 3 चर्चाएं हुई थी, जिसमें से दूसरी चर्चा सबसे बड़ी थी। और जो तीसरी चर्चा थी दोस्तों, जो तीसरी चर्चा थी वो कब शुरू हुई, वो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है ना, कि तीसरी चर्चा ही पूछ रहा है ना, तीसरी चर्चा कब शुरू हुई। तो तीसरी चर्चा जो दोस्तों शुरू हुई थी वो हुई थी 1949 में ही हमको आंसर चुनना है, 48 में तो नहीं, क्योंकि 14 नवंबर 1949 को जो है शुरू हुई। और ये 14 नवंबर 1949 से, इसको याद रखना इसीलिए आसान है क्योंकि तीसरी चर्चा का जो एंड हुआ था ना 26 नवंबर 1949 को, तो ये वही दिन था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान को अपना लिया था। याद आया? तो जिस दिन संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था, उसी दिन तीसरी चर्चा की जो है समाप्ति हुई थी। और ये तीसरी चर्चा शुरू हुई थी 14 नवंबर 1949। ठीक है, तो जिसको ये वाली तारीख पता है तो वो 1948 वाले तो ऑप्शन ही वहां पर क्या कर देगा, हटा देगा। इसको एलिमिनेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अगला प्रश्न हमको क्या देखने को मिलता है, यहां पर पूछ रहा है कि
भारत को एक संविधान दिया जाना चाहिए, भारत को एक संविधान दिया जाना चाहिए, ये प्रस्ताव संविधान सभा ने कब पास किया, ये ईयर पूछ रहा है ना। तो देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात है, 1947 की बात तो आप जो है यहां पर करिए मत। 1947 की हमको बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संविधान सभा का ये स्टेटमेंट बोलने का ये मतलब है कि ये काफ़ी शुरुआत की बात है, यानी कि जिस साल कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, ये लगभग उसी ज़माने की बात महसूस हो रही है, क्योंकि बड़ी बेसिक बात कही जा रही है कि संविधान सभा ने फैसला किया कि भारत के लिए संविधान बनाना है। मतलब ये सबसे पुरानी बातों में से एक है। तो सबसे पुरानी बातों में से एक का मतलब है कि जब संविधान सभा की बनने की शुरुआत हुई तब की जो है मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका सही आंसर महसूस हो रहा है, मैं एक्चुअली खुद ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, 1947 वाला तो होना नहीं चाहिए, यहाँ पर 22 जनवरी 1946 जो है इसका सही आंसर लग रहा है, क्योंकि जुलाई तक इतना जाने का मतलब बन नहीं रहा है। नहीं यार, 22 जनवरी 1946 भी मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि खुद सोचो ना कि कैबिनेट मिशन जब आया था, कैबिनेट मिशन की हम तारीख तो पढ़ते नहीं है, कैबिनेट मिशन की हम तारीख तो पढ़ते नहीं है, तो कैबिनेट मिशन आया होगा 1946 में आया होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि साल की शुरुआत में ही आके टपक गया होगा और तुरंत इतना फैसला हो गया होगा। 22 जनवरी तक संविधान सभा भी बन गई और उनका प्रस्ताव भी पास हो गया कि चलो हम संविधान बनाते हैं। 1947 तक तो वेट किया नहीं होगा, एक साल का वेट तो करेंगे नहीं संविधान बनाने के लिए। ये मुझे काफ़ी जल्दी महसूस हो रहा है। उसी कैबिनेट मिशन के वाले सेम साल में 26 जुलाई थोड़ा सा मुझे ज़्यादा, क्योंकि मैं कोई ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ, ये बस लगा दिए हैं, पढ़ा नहीं है, पढ़ा डायरेक्टली यहीं पर आके ही पढ़ रहा हूँ। तो 26 जुलाई ये सही लग रहा है। मैं देखूँ उसको आंसर लगाया है कि नहीं मैंने। उप्स, ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है कि जी हाँ, मैंने कंप्लीटली गलत जवाब दिया है दोस्तों, मैंने कंप्लीटली गलत जवाब दिया है। इसका जो सही आंसर है वो 22 जनवरी 1947 है। मैंने खुद भी जो है यहाँ पर कॉमन सेंस नहीं लगाया। इस तरह से गलतियां होती हैं, मैं उस गलती का बहुत बड़ा प्रूफ हूं, कुछ नहीं तो मुझे से सीख लो आप, क्योंकि ये गलती कैसे हम इसको बचा सकते थे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो धीरे धीरे काम शुरू हुआ होगा, धीरे धीरे काम शुरू हुआ होगा, तो कहीं महीना 2 महीने में जाके इस बात का निर्णय लिया गया होगा कि चलिए अब हम संविधान बनाने की कहानी शुरू करते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 के बाद जो अगला सबसे करीब महीना आएगा वो पुराना 22 जनवरी 1946 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि संविधान सभा की बैठक ही कब हुई है, 9 दिसंबर 1946 को। तो सिर से लेके पैर तक गलत है ना। और जुलाई 1946, भाई मैंने ये कैसे लगा दिया, ओहो सच अ भारी बिलंडर मिस्टेक हुई गवा। पहली बैठक हो रही है 9 दिसंबर 1946 को और हमने टिक लगाया 26 जुलाई 1946 को। दिमाग बिल्कुल अभी रिसेंटली क्या है यार, ये इसका प्रभाव ऐसा है, अभी इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने से थोड़ी देर पहले ही ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया में रोहित शर्मा का विकेट गिरा, और हो सकता है जब तक हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो कोहली का भी विकेट गिर गया हो, तो उसका तनाव शायद हो सकता है ना। जिंदगी में इतने तनाव हैं, अब ये क्रिकेटर लोग भी तनाव दे जाते हैं, एक ढंग का मैच ही खेल के नहीं देते। तो यार ये भी नहीं पॉसिबल है, ये भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ से तो शुरुआत ही हुई है। तो इसके जो सबसे जस्ट करीबी महीना है वो कौन सा है, 22 जनवरी 1947, ये इसका जो है दोस्तों सही आंसर है। ठीक है, चलो उसके बाद आगे देखें, आगे क्या देखने को मिलता है। इनमें से कौन सी सही तारीख है संविधान सभा की आखिरी मीटिंग। संविधान जिस दिन से इस देश में लागू हुआ है, यानी कि 26 जनवरी 1950, उसके 2 दिन पहले आखिरी मीटिंग हुई थी 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, 24 जनवरी 1950 में मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया था कि नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज, वो भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। नेशनल एंथम वो भी सॉरी मैंने नेशनल फ्लैग गलत बोला, नेशनल फ्लैग 24 जनवरी को नहीं था। नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान, और उसके बाद आपका राष्ट्रगीत, और उसके बाद आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति बने थे देश के, वो काम भी जो है 24 जनवरी को
हुआ था। तो 3 काम, यानी कि नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति बनाना, ये 3 काम मैंने आपको, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 24 जनवरी 1950 में मैंने आपको ये लिखवाए होंगे। तो यही आखिरी बैठक थी संविधान सभा की। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ग्रीन है, ग्रीन क्वेश्चन है, मतलब खतरे की घंटी बज चुकी है साहब। ठीक है, खतरे की घंटी बज चुकी है। ये डिफिकल्ट कैटेगरी वाले क्वेश्चन हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन किस चीज से संबंधित है, पहले वो समझो। यहां पर एक नाम की चर्चा की गई है, गोपीनाथ बोरदोलोई। गोपीनाथ बोरदोलोई ये वो व्यक्ति हैं दोस्तों जिनका संबंध किससे है? उपसमिति। किससे है? उपसमिति। उपसमिति से है। ठीक है। अब ये जो उपसमिति है, कल हम लोगों ने जब सारी कमिटीज पढ़ी थी तो उसमें एक सलाहकार समिति आई थी। कौन सी आई थी? उसमें एक सलाहकार समिति आई थी, यानी कि एडवाइजरी कमेटी। सलाहकार समिति के अंदर बेसिकली 3 उप समितियां थी। क्या थी? 3 उप समितियां थी। अब तीनों के काम अलग अलग थे। तीनों उप समितियों के काम कैसे थे? अलग अलग थे। तो उसमें से एक उप समिति ऐसी थी जिसके चेयरमैन कौन थे? गोपीनाथ बोरदोलोई थे। कौन थे? गोपीनाथ बोरदोलोई थे। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इनमें से वो कौन सी ऐसी चीज है जो गोपीनाथ बोरदोलोई की उप समिति से संबंधित है। यानी कि बेसिकली हमको ये बताना है कि गोपीनाथ बोरदोलोई जिस सब कमेटी के चेयरमैन थे, जिस उप समिति के अध्यक्ष थे, तो उस कमेटी ने इनमें से कौन सी बातों को कहा था। इनकी जो बेसिकली कमेटी मुझे याद आ रही है वो कुछ वही ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, यानी कि जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्र से संबंधित थी। तो हम उनको पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो देखें। सबसे पहला जो पॉइंट है वो बात कर रहा है जनजातीय क्षेत्रों की और बहिष्कृत क्षेत्रों की। और ये जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्र किस इलाके के हैं? उत्तर पूर्वी इलाके के, यानी कि नॉर्थ ईस्ट साइड, असम बसम मिलाकर। ठीक है। लेकिन ये कौन सी अनुसूची के अनुसार बोल रहा है? 5th शेड्यूल के अनुसार। चलो कोई बात नहीं, अभी आऊंगा, बहुत अच्छे से आऊंगा। सेकंड पॉइंट भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो भी मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या है। यह कह रहा है यहां पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन असम, यानी कि इसका मतलब यह है कि असम में जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, वो अपनी हुकूमत खुद संभालेंगे। इसीलिए ऐसे ट्राइबल एरियाज के लिए हम ऑटोनॉमस ट्राइबल काउंसिल, यानी कि जो है आप देखें यहां पर स्वायत्त जिला परिषद का गठन करते हैं। अभी आऊंगा, ये क्वेश्चन इसलिए डिफिकल्ट कैटेगरी का है, बहुत तगड़ा समझाऊंगा, कभी जिंदगी में आप भूलोगे नहीं, और इसके संबंध में दूसरे प्रश्न भी आप सही कर दोगे। ठीक है। तो ये अभी यहां पर हमने इसको अभी होल्ड पे रखो। फिर उसके बाद एक ऑप्शन दे रखा है जहां पर वापस से जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों की बात हो रही है, लेकिन यहां पर इनके साथ जो है एक नया शब्द जुड़ा है, 6ठी अनुसूची। और फर्स्ट वाले ऑप्शन में कौन सा शब्द जुड़ा था? 5वीं अनुसूची, है ना। और फिर उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है कि जो गोपीनाथ बोरदोलोई थे, तो उनकी जो कमेटी थी, उन्होंने ये वाली सलाह भी दी कि उत्तर पूर्व भारत में राज्य क्षेत्रों का सीमांकन, यानी कि डिमार्केशन ऑफ टेरिटरीज, यानी कि उत्तर पूर्वी जो भारत है वहां पर जो स्टेट्स हैं उनकी सीमाएं वगैरह डिसाइड करना। रायता फैलाओ क्वेश्चन है, टेंशन मत लो, अभी सॉल्व करते हैं हम इसको। देखो भाई, पहली बात तो उत्तर पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किस स्टेट की कितनी सीमाएं रहेंगी, कितनी टेरिटरी रहेगी, इसके संबंध में कुछ काम नहीं किया था, कुछ भी काम नहीं किया था गोपीनाथ बोरदोलोई ने। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 कहां कहां है? ऑप्शन नंबर 4 केवल एक ही जगह था,
तो इतनी शाण पट्टी से ऑप्शन डिजाइन करें कि तुम केवल एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए हो। यहां पर समझ में आ रही है बात? 3 ऑप्शन का खेल अभी भी बचा है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यानपूर्वक सुनना मेरी बात को, ठीक है? मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट को याद रखना, भविष्य में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों हमारे संविधान में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट अनुसूचियां हैं। एक है 5वीं अनुसूची और एक है दोस्तों हमारे संविधान में 6ठी अनुसूची। इसको आप अपने पॉलिटी के क्रांति बैच के रजिस्टर में फैक्ट के रूप में भी लिख लेना। तो जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है, ये दोनों ही ऐसे इलाकों की बात करते हैं जहां पर ट्राइबल लोग रहते हैं, यानी कि एसटी, ठीक है? बट दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखें। जो 6ठी अनुसूची वाले जो इलाके हैं ना, यहां सिर्फ ATMM के अंदर आने वाले ट्राइबल एरियाज को शामिल किया जाता है। आने वाले ट्राइबल एरियाज को शामिल किया जाता है। क्या बोल रहा है कि 6ठी अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ कौन से जनजातीय क्षेत्रों को शामिल किया जाता है? जो कहां आते हैं? ATMM, ठीक है? अब आप कहोगे सर ATMM क्या है, तो ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनिए। ATMM का मतलब है यहां पर दोस्तों असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। और ये सारे के सारे किस इलाके के जो है पूरे राज्य हैं? तो ये सारे के सारे आप देखेंगे तो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। सारे के सारे कहां, कौन से राज्य हैं? उत्तर पूर्वी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। तो इन शॉर्ट आप पता है क्या समझा आपने कि 6ठी अनुसूची में जो ट्राइबल एरियाज की बात होती है, कभी भी आपको 6ठी अनुसूची के साथ ट्राइबल शब्द, जनजातीय शब्द देखने को मिले तो वहां पर केवल कौन से जनजातीय इलाकों की बात हो रही है? ATMM, इन 4 राज्यों में आने वाले जनजातीय इलाकों की बात हो रही है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, केवल देश में यहीं पर जनजातियां निवास करती हैं और कहीं जनजातियां निवास नहीं करती? मध्य प्रदेश में निवास नहीं करती, छत्तीसगढ़ में निवास नहीं करती? करती है ना? तो अब सुनो, ATMM के अलावा, क्या बोला यहां पर मैंने? ATMM के अलावा इंडिया में जितने भी जनजातीय इलाके हैं, ATMM के अलावा इंडिया में जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं, यहां पर जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं उन्हें 5वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है, उन्हें 5th शेड्यूल में शामिल किया जाता है। तो क्या कभी ये गलती करोगे कि 5वीं अनुसूची में नॉर्थ ईस्ट वाले ट्राइबल एरियाज आते हैं? नहीं, नॉर्थ ईस्ट के अलावा जितने भी जनजातीय क्षेत्र बचते हैं वो आते हैं 5वीं अनुसूची के अंदर। क्लियर हुआ? अब मुझे बताओ कि मध्य प्रदेश में रहने वाली जो जनजातियां हैं वो इधर आएंगी या इधर आएंगी? नॉर्थ ईस्ट में आता है मध्य प्रदेश, तो वहां नहीं आएंगी ना, कहां आएंगी? यहां पर। छत्तीसगढ़ में रहने वाली जनजातियां कहां आएंगी? वहां या यहां? यहां। झारखंड में रहने वाली जनजातियां वहां या यहां? यहां। उड़ीसा में रहने वाली जनजातियां वहां या यहां? यहां। असम में रहने वाली जनजातियां यहां या वहां? वहां। क्लियर हो रही है बात? तो जो गोपीनाथ बोरदोलोई थे, उनकी जो उप समिति थी, जो सब कमेटी थी, वो नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां से संबंधित थी।
तो यानी कि गोपीनाथ बोरदोलोई की कमेटी का जो काम है वो 5वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है, वो 6ठी अनुसूची से संबंधित है। समझ में आ रही है चीज? तो इसीलिए जो फर्स्ट वाला पॉइंट था ना यहां पर, फर्स्ट ऑप्शन जहां पर 5वीं अनुसूची लिखा था, वो तो वैसे ही गलत है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के संबंध का कोई भी ट्राइबल एरिया 5वीं अनुसूची में आता ही नहीं, वो तो 6ठी में आता है ना? समझ में आई? तो जो ऑप्शन नंबर तीसरा था यहां पर, वो 6th शेड्यूल की बात कर रहा था, तो वो ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है ना? फर्स्ट वाला गलत है, तो फर्स्ट वाला यहां आ रहा है, फर्स्ट वाला यहां पर भी आ रहा है, तो फर्स्ट जहां जहां आ रहा है उसको काट दो, तो बचा क्या? सेकंड और थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन क्यों राइट है? क्योंकि उसके संबंध 6ठी अनुसूची से है, उत्तर पूर्वी राज्य है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, 6ठी अनुसूची है, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 का तो बता दिया, ऑप्शन नंबर 2 कैसे सही हो गया? तो समझो मेरी बात दोस्तों, ये जो इन इलाकों में जो जनजातियां रह रही हैं ना, आप सोच रहे होंगे कि सर इन इलाकों की जनजातियों को ऐसे अलग से निकाल के क्यों रखा गया है, तो वो रीजन सुनो। ये जितने भी इलाके हैं ना, यहां पर बहुत ज्यादा ट्राइबल्स रहते हैं। यहां पर क्या रहते हैं दोस्तों? बहुत ज्यादा जनजातियां रहती हैं। अब चूंकि यहां पर ज्यादातर सारी जनजातियां ही रहती हैं, अरुणाचल प्रदेश चले जाओ, केवल एसटी ही एसटी आपको मिलेंगे, क्योंकि वहां पे सारी जनजातियां ही जनजातियां हैं। तो जिस इलाके में सारी जनजातियां ही रहती हैं, तो ऐसे इलाकों को चलाने का अधिकार इनको स्वयं दिया गया है, और ये अपने इलाके को स्वयं चला सकें, इसीलिए जिला परिषद बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? जिला परिषद बनाई जाती हैं। और ये जिला परिषद कैसी होती हैं? ये जिला परिषद ऑटोनॉमस होती हैं। आपने काफी सारे कॉलेजेस के नाम के आगे ऑटोनॉमस शब्द लिखा देखा होगा, जिसका मतलब होता है कि ये कॉलेज अपने आप को खुद चलाता है, ये किसी यूनिवर्सिटी वगैरह के अंडर में नहीं आता। तो ऐसे ही इन इलाकों में रहने वाली जो जनजातियां हैं, चूंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए इनको कहा गया कि तुम अपना काम खुद संभालो, तुम अपना शासन खुद संभालो, और इसके लिए हम तुमको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि स्वायत्ता जिला परिषद जो है बना के देंगे। तो अगर आप सेकंड पॉइंट को ध्यान से देखो, तो सेकंड पॉइंट में इसी शब्द की चर्चा जो है की गई थी, इसलिए ऑप्शन 2 इज ऑल्सो राइट, ऑप्शन 3 इज ऑल्सो राइट। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। आप सोच रहे हो कि सर एक क्वेश्चन में इतना समय आपने जो है बिता दिया, लेकिन भविष्य के लिए क्लैरिटी कितनी आ गई, ये भी तो सोचो कि कल को आ गया कि मध्य प्रदेश की जनजातीय इलाके किस अनुसूची में शामिल होते हैं, तो 5वां बोल सकते हो ना सीना ठोक के, बढ़िया। उसके बाद देखो आगे क्या है? इनमें से कौन से प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? एन.जी. अय्यंगर ये थे, के.एम. मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, बी.एन. राव नहीं थे, ये लीगल एडवाइजर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। यहां पर ये आंसर हो गया। उसके बाद आगे देखें आगे क्या है? प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी में? 7, ये हम लोगों ने देख लिया। आगे देखें अगला, यहां पर क्या कह रहे हैं? यहां पर कह रहे हैं कि इनमें से कौन प्रारूप समिति के मेंबर थे, ठीक है? एन.जी. गोपालस्वामी ये थे। जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति में नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ये थे, ठीक है? तो जहां पर ऑप्शन 1 और 2 दे रखा हो, ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन 1 और 2 है ही नहीं। अच्छा, तो 1 और 2 नहीं, 1 और 3। हाँ, तो ये ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है? आप प्रारूप समिति के 7 मेंबर्स के नाम याद होने बहुत जरूरी हैं। बाकी किसी कमेटी के एक बार को ना भी हो चलता है, लेकिन होने चाहिए, कमेटी के सारे नाम होने चाहिए। मैंने इसीलिए आपको इतना पढ़ाया हुआ है कमेटी के नाम में, ठीक है? वैसे बहुत से लोग कहते हैं सर प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं क्या उनकी कोई ट्रिक है? तो हर चीज की ट्रिक नहीं होती, लेकिन फिर भी तुम जैसे अगर देखो तो अंबेडकर जी ने है ना, अंबेडकर जी ने, तो यहां पर एन.जी. आ रहा है, तो अंबेडकर ने जी नहीं बोलना है, अंबेडकर जी ने अय्यर को कहा कि मुंशी को बुलाओ। मुंशी कभी तो अल्लाह को याद करता है, मुंशी कभी कृष्णा को याद करता है, मुंशी को बुलवाओ, ठीक है? मुंशी जब पेश हुए तो उन्होंने वापस से
मोहम्मद और अल्लाह का नाम लिया। तो अंबेडकर साहब ने कहा कि मुंशी जी तुम तो कभी अल्लाह का नाम लेते हो, कभी कृष्णा का नाम लेते हो, और अभी तुमने केवल अल्लाह का नाम लिया। तो फिर के.एम. मुंशी अगली बार क्या बोले, हे माधव हे माधव हे माधव। तो अंबेडकर जी कह रहे यार तुम गजब आदमी हो, तुम कभी अल्लाह का नाम लेते हो, तुम कभी माधव का नाम लेते हो, तुम जिंदगी में चाहते क्या हो। तो जब उनसे पूछा कि तुम जिंदगी में चाहते क्या हो, तो उनका बड़ा एक ही जवाब आया कि मैं तो जिंदगी में एक ही चीज चाहता हूं कि मैं राधे राधे कृष्णा कृष्णा करूं, मैं कृष्णाचारी बन जाऊं। तो उन्होंने फिर लास्ट में आपको क्या रखना है, कृष्णमचारी। ठीक है, तो एक ये हो गए, दो ये हो गए, तीन ये हो गए, चार ये हो गए, पांच ये हो गए, छह हो गए, सात हो गए, हो तो गए। ट्रिक याद रखना, डॉक्टर अंबेडकर जी ने अय्यर को बुलाया। तो अंबेडकर से अंबेडकर, जी ने मतलब एन जी, अय्यर को बुलाया तो एन जी अयंगर। और उनको बुला के क्या कहा कि के.एम. मुंशी को बुलवाओ, के.एम. मुंशी को बुलवाओ। के.एम. मुंशी कभी तो अल्लाह का नाम लेते हैं, कभी कृष्णा कृष्णा करते हैं। तो के.एम. मुंशी कभी तो अल्लाह का नाम लेते हैं, कभी कृष्णा कृष्णा करते हैं। तो कभी अल्लाह कभी कृष्णा, लेकिन दोनों को एक साथ याद करते हैं। तो ये अल्लाह और कृष्णा एक ही नाम में आ रहा है। ठीक है, जब उनको बुलवाया तो के.एम. मुंशी ने क्या कहा, मोहम्मद सदुल्लाह। तो अंबेडकर जी ने कहा कि तुम तो मोहम्मद सदुल्लाह कह रहे हो, तो लेकिन तुम तो दोनों को याद करते हो। फिर उस मुंशी जी ने कहा हाँ नहीं, हे माधव हे माधव। तो उनको माधव भी याद है। तो अंबेडकर जी ने पूछा कि तुम दो नाम में क्यों सफर कर रहे हो, एक बोलो ना। तो उन्होंने कहा कि मैं तो भैया आराम से टकाटक तरीके से मैं क्या चाहता हूं जिंदगी में, कृष्णा कृष्णा बोलना चाहता हूं, कृष्णाचारी बनना चाहता हूं। तो मैं टकाटक तरीके से क्या बनना चाहता हूं, कृष्णाचारी बनना चाहता हूं। सिंपल तो है, वापस रिपीट करो। अंबेडकर जी ने नहीं, एन जी, अंबेडकर जी ने अय्यर को बुलाया तो अंबेडकर और एन जी अय्यनगर। अंबेडकर जी ने अय्यर को बुलाया, बोला के.एम. मुंशी को बुलाओ, क्योंकि के.एम. मुंशी कभी तो अल्लाह को याद करते हैं, कभी कृष्णा को याद करते हैं। तो अल्लाह और कृष्णा एक साथ एक व्यक्ति हो गए। के.एम. मुंशी जब आए तो उनसे पूछा तुमको कौन ज्यादा प्यारे हैं, तो उन्होंने कहा मोहम्मद सदुल्लाह। अंबेडकर जी ने कहा है कृष्णा कहां गए, तो फिर वो बोलते हैं हे माधव, तो माधव राव याद रहेंगे। तो बोला तुम के.एम. मुंशी चाहते क्या हो, तो बोले मैं तो टकाटक तरीके से जिंदगी में टी कृष्णा कृष्णा करते हुए कृष्णमचारी बनना चाहता हूं। सिंपल, कभी नहीं भूलोगे तुम। ठीक है, कभी भी नहीं भूलोगे तुम। अब देखो, जब ये प्रश्न जब आया तो यहां पर ये जो दिख रहा है ना एन जी, इन्होंने आगे का नाम जान पूछ के लिखा नहीं, कंफ्यूज करने के लिए, एन जी अय्यनगर। तो एन जी का ही फुल फॉर्म है एन गोपाला स्वामी। नेहरू जी कहीं आए थे क्या, नहीं आए थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी, कि कभी तुम अल्लाह को याद करते हो, कभी तुम कृष्णा को याद करते हो, तो ये आए थे। सरदार पटेल नहीं आए थे। इजीली याद हो गया हमको, है। ट्रिक बताएंगे आपको, आप पूछते रहा करो, जहां जहां आपको ट्रिक चाहिए ना हम तो बता देंगे। संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया, तो ये किया था 29 अगस्त 1947। अगर ये लेक्चर 1 और 2 में ये फैक्ट नहीं आया था, डेफिनेटली आया था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया और अंबेडकर जी को उसका चेयरमैन बनाया गया। इनमें से कौन सा लीडर वो है जो संविधान की प्रारूप समिति में नहीं था। चलो हमारी ट्रिक अब काम आएगी, है ना। अंबेडकर जी ने कहा, अंबेडकर नाम है, ये पूछ रहे कौन सा नहीं था, तो अंबेडकर जी तो थे। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, तो हमको आंसर मिल गया। अब आप कहोगे सर बीएल मीटर, ऐसा तो कुछ आया नहीं। अरे कल टेबल पढ़ाई थी तो याद करो, बीएल मीटर थे लेकिन फिर उनकी जगह ले ली गई थी, याद आया। तो ओरिजिनली ये थे लेकिन बाद में इनकी जगह ले ली गई थी। फिर उसके बाद मोहम्मद सदुल्लाह, ये भी अभी हमने पीछे पढ़ा है कि जब के.एम. मुंशी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि मोहम्मद सदुल्लाह, तो फिर अंबेडकर जी पूछते हैं ना, है, तो फिर वो के.एम. मुंशी बोलते हैं माधव राव, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो ये तीन तो थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। यहां पर हम ऑप्शन आराम से सही कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोला गया, कि फंडामेंटल राइट कमिटी के चेयरमैन कौन थे। फंडामेंटल राइट कमिटी के चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद करो, फंडामेंटल राइट कमिटी यहां पर मतलब वही है, हमने पढ़ी थी ना एडवाइजरी कमिटी, सलाहकार समिति पढ़ी थी हमने,
अभी थोड़ी देर पहले ही पीछे इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दिया कि एडवाइजरी कमेटी के अंदर कितनी उपसमितियां थीं, 3 उपसमितियां थीं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये सलाहकार समिति के हेड थे। अब आप कहोगे सर पूछा फंडामेंटल राइट है, आप सलाहकार समिति बता रहे हो। अरे यही सलाहकार समिति का ही तो कनेक्शन था फंडामेंटल राइट से, अलग से थोड़ी ना कोई फंडामेंटल राइट की कमेटी थी। समझ में आया सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद आगे चलें, वापस से वही सेम क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट कमेटी के चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। रिपीट हो गया ये। उसके बाद फिर पूछ रहे हैं, फिर से अलग तरीके से डिजाइन किया है, अलग तरीके से डिजाइन किया है। अब की बार बोला है फंडामेंटल राइट कमेटी के चेयरमैन, लेकिन अब की बार फंडामेंटल राइट कमेटी के साथ सही शब्द जोड़ा है, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकारों से संबंधित जो सलाहकार समिति। अब पूरा नाम बोला है, पूरा नाम बोलो, आधा नाम बोलो, आंसर वही है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कभी भी आपसे सलाहकार समिति पूछ ले, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही आपको आंसर देना है। फिर उसके बाद क्या है, यहां पर संविधान से संबंधित कमेटी, संविधान से संबंधित कमेटी, लेकिन संविधान से संबंधित 2 कमेटी थी। कौन कौन सी बताई थी? एक केंद्रीय स्तर की और दूसरी प्रांत स्तर की। केंद्रीय स्तर में जवाहरलाल नेहरू जी और प्रांतीय स्तर में सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये हमसे पूछ रहा है प्रांत स्तर की संविधान समिति, तो आंसर यहां पर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद आगे बढ़ें तो यहां पर मैच करने के लिए कह रहा है कौन सी कमेटी के कौन थे? फंडामेंटल राइट कमेटी। कौन सा आंसर आना चाहिए? फंडामेंटल राइट कमेटी, फंडामेंटल राइट एडवाइजरी कमेटी, सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि फर्स्ट ये जो ए वाला है वो किससे मैच होना चाहिए? 4 से मैच होना चाहिए। तो देख लेते हैं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर ए 4 के साथ मैच हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये वाला। आप देखो ना बाकी जगह वो ए को 2 के साथ, ए को 3 के साथ, ए को 2 के साथ मैच कर रहे हैं, जबकि सही ऑप्शन क्या है कि जो ए लिखा हुआ है मौलिक अधिकार, तो इसका कनेक्शन किसके साथ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस बार 2025 के प्रीलिम्स में जब मैंने प्रूफ सबमिट किया था कि क्रांति बैच से 26 क्वेश्चन फंसे हैं, क्रांति बैच 1.0 से 26 क्वेश्चन फंसे हैं, तो उसमें 2 क्वेश्चन मैंने एमपी के ऐसे दिखाए थे जहां पर केवल अगर आपको एक आंसर भी पता है तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, एक ही आंसर पता होने से आप पूरा सॉल्व कर सकते थे। सेम इस टाइप का क्वेश्चन आया था। उसके बाद आगे देखें, आगे क्या है? झंडा समिति। झंडा समिति का नाम जब भी आए तो आपको आंख बंद करके क्या बोलना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैंने आपको क्लियर बता दिया है। जेबी कृपलानी बहुत लोग बोलते हैं, गलत है, कोई प्रूफ नहीं है जेबी कृपलानी जी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चाहे वो आपसे झंडा समिति बोल दे, चाहे वो आपसे तदर्थ झंडा समिति बोल दे, कुछ भी बोल दे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर है। चाहे एडहॉक फ्लैग कमेटी, चाहे फ्लैग कमेटी, कुछ भी बोले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। जेपी कृपलानी का कोई प्रूफ नहीं है, अगर हो तो मुझे दिखा देना। सर इस किताब में लिखा है, किताब में होना प्रूफ नहीं, सरकारी सोर्स दिखाओ। फिर मैं आपको सरकारी सोर्स दिखाऊंगा, जो ई संसद वाली जो वेबसाइट है उस पर लिखा हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने प्रियम्बल को अपनाया था ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने? जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना को जो है अपनाया था, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? ओ वाओ, नाइस क्वेश्चन। याद है ये तारीख? याद है ये तारीख वो है जब संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था, है ना। और संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो कल हमने लेक्चर नंबर 2 में एक स्लाइड पढ़ी थी, जिस स्लाइड में यह लिखा था कि संविधान जब देश में लागू हुआ उससे पहले ही, यानी कि इस वाली तारीख को, संविधान के कुछ हिस्से ऐसे थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। जिसमें पहला दोस्तों आपका क्या था? पहला था आपका नागरिकता, ये 26 नवंबर से लागू हो गई। उसके बाद थे आपके निर्वाचन, ये भी 26 नवंबर से लागू हो गए। उसके बाद थी आपकी टेम्पररी पार्लियामेंट, है ना, अस्थाई संसद हम बोल देते हैं यहाँ पर, टेम्पररी पार्लियामेंट, अस्थाई संसद, ये लागू हो गया था कॉन्सेप्ट। और उसके बाद जो है आपका वहां पर एक टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, याद आया? टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस जो है लागू हो गए थे। ये मैं इनको वापस नहीं बताऊंगा क्योंकि हम उनको ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में इतना भयंकर मैंने समझाया है, खासतौर पे चौथे वाले पॉइंट को,
कि अस्थायी रूप से जो प्रावधान होते हैं वो क्या होते हैं, या संक्रमणात्मक जो प्रावधान होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये 4 चीजें ऐसी थी जो लागू हो गई थी, और इनके साथ साथ कुछ आर्टिकल्स भी लागू हुए थे। हमारे इस ऑप्शन में कह रहा है कि क्या क्या चीजें लागू हो गई थी। तो नागरिकता मैच हो रही है, निर्वाचन मैच हो रहा है, आपात इमरजेंसी प्रोविजन कुछ ऐसा था नहीं था, जजेस की नियुक्ति ऐसा भी कुछ नहीं था। फर्स्ट और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 2 ओनली। उसके बाद आगे देखें दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है हमसे। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि 26 नवंबर 1949 को इनमें से क्या क्या चीजें लागू हो गई थी। नागरिकता हो गई थी, निर्वाचन हो गए थे, और ये देखो अस्थाई संसद, पीछे पढ़ा हमने टेम्पररी पार्लियामेंट, ये भी लागू हो गया था। मौलिक अधिकार हुए थे नहीं हुए थे। तो ये 3, यहां पर देखो पहले वाले क्वेश्चन में केवल 2 फंसे, यहां पर 3 ऑप्शन फंस गए। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कितना इजी है यार, देखने में क्वेश्चन कैसा लग रहा है, टिपिकल सा, लेकिन सॉल्व करना देखो आप कितना इजी है, बड़ी सरलता से जो है सॉल्व हो रहा है। फिर देखो 26 जनवरी के दिन को क्यों चुना गया संविधान को लागू करने के लिए, क्योंकि याद करो 31 दिसंबर 1929 लाहौर में जो सेशन चल रहा था, वहां पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपनाने की बात कही थी सबसे पहली बार, और उन्होंने 31 दिसंबर 1929 को इस चीज को मनाया नहीं, उन्होंने पूर्ण स्वराज कब मनाया, 1 महीने बाद लगभग, यानी कि 26 जनवरी 1930 को। अब चूंकि 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज सबसे पहली बार कांग्रेस ने मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी का दिन चुना गया था संविधान को लागू करने के लिए। इसीलिए जो सही डेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कि 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस डे यानी कि पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव का मकसद इनमें से क्या था। अब दोस्तों देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव में मैंने आपको एक चीज बताई थी, उद्देश्य प्रस्ताव एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो संविधान सभा को कभी भी रास्ते से भटकने नहीं देगा। जब तक 2 साल 11 महीने 18 दिन, काफी लंबा समय लगा, तो इस दौरान संविधान सभा अपने ट्रैक से भटके ना, अपने सिद्धांतों को भूले ना। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में हर वो बात लिखी गई, हर वो सिद्धांत लिखा गया जो संविधान बनाने वालों को अपने दिमाग में याद रखना है जब तक वो संविधान बना रहे हैं, ताकि वो अपने ट्रैक से डाइवर्ट ना हो। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के उद्देश्य लिखे हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहला उद्देश्य ये लिखा है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है बेसिकली बनाया इसीलिए गया था ताकि संविधान को बनाने की जो अलग अलग स्टेज है वो उसमें सहायता कर सके। पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये केवल एक प्रस्ताव नहीं था, बल्कि एक दृढ़, एक फर्म जो है संकल्प था एक तरीके का। तो बिल्कुल सही है, ये इसने काफी मदद करी लोगों की, ये भी सही लग रहा है, कुछ नेगेटिव नहीं लग रहा है इसको सुनने में। उसके बाद संविधान कैसे बनना चाहिए उसका एक फिलॉसफी, उसका एक दर्शन जो है सेट कर दिया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। तीनों ही पॉइंट कंप्लीटली पॉजिटिव लग रहे हैं, तीनों ही पॉइंट में ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कुछ ना करने को कह रहा हो। तीनों पॉजिटिव पॉइंट हैं और तीनों पॉइंट का जो इशारा है वो लगभग यही है कि संविधान सभा को दिशा निर्देश, गाइडेंस देते रहना। तो यहाँ पर 1, 2, 3 मुझे तीनों यहाँ पर ठीक लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो है सी होना चाहिए, 100% यही होना चाहिए। उसके बाद टफ क्वेश्चन आ गया है, इनमें से कौन सा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का विशेषता नहीं है, यानी कि सेक्युलर स्टेट का एक लक्षण नहीं है। सेक्युलर स्टेट जानते हो, जहां पर किसी भी धर्म को ऊंचा या नीचा नहीं माना जाता, सबको बराबर माना जाता है। तो यहां पर पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट यह कह रहा है कि सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता धर्मतंत्र को मानती नहीं है। तो ये तो फीचर है ना कि सेक्युलर का मतलब ही होता है कि किसी भी एक धर्म को ना मानना। तो ये तो वो कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो ये तो है, तो यहां तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर वो कह रहा है कि जो धर्मनिरपेक्षता होती है सेक्युलरिज्म, ये सरकार को धर्म से अलग कर देता है। तो ये भी सही फीचर है, ये भी होता है, लेकिन हमें तो ये ढूंढना है कौन सा नहीं होता। फिर ये कह रहा है अगर कोई सरकार या कोई देश
धर्मनिरपेक्ष बनना चाहता है, सेकुलर बनना चाहता है, तो उसको लोकतंत्र बनना जरूरी है, डेमोक्रेटिक बनना जरूरी है। ये कौन सी बात हो गई? ये तो मुझे गलत लग रहा है, और हमको गलत वाला ही तो ढूंढना था। सेक्युलर बनने के लिए भाई हो सकता है ना किसी देश में तानाशाही चलती हो, लेकिन वहां पर जो तानाशाही करता है, जो डिक्टेटर है उस देश का, क्या पता वो भी किसी एक धर्म को प्राथमिकता ना देता हो, वो भी हर धर्म को बराबर मानता हो, तो वो भी तो सेक्युलर हो सकता है ना। सेक्युलर बनने के लिए हमको एक लोकतंत्र ही बनना पड़ेगा, जनता वोट देगी, सरकार चुनी जाएगी, ये सब करने की कोई जरूरत थोड़ी ना है। धर्मनिरपेक्ष तो व्यक्ति बिना लोकतंत्र बने भी कर सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पर, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि जो डी वाला है ना, वो ये भी सही ऑप्शन है, हमको गलत वाला ढूंढना, ये भी देखो सही है। ये क्या कह रहा है कि धर्म के बीच में, अलग अलग धर्मों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, जो संघर्ष होते हैं, उनको रोकता है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। तो ये 1 2 3 तो सही है, 1 2 4 तो सही है, थर्ड वाला जो है गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। इसलिए मैंने इसको डिफिकल्ट वाली कैटेगरी में डाला है कि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है ऐसे क्वेश्चन में। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत एक गणतंत्र है। भारत दोस्तों एक गणतंत्र इसीलिए है क्योंकि यहां का जो मुखिया होता है ना, इस देश का जो मुखिया होता है, उसे इलेक्शन से जिताया जाता है। कैसे जिताया जाता है? उसको इलेक्शन से चुना जाता है। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 7th या 8th क्लास के एनसीईआरटी में ये लाइन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी आप पढ़ के देख लेना, बाकी कुछ नहीं है। हम गणतंत्र इसीलिए हैं क्योंकि हमारे देश का जो हेड है वो उसको निर्वाचन से चुना जाता है। आपको पता है हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? राज प्रमुख कौन होता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को हमारे देश में इलेक्शन से चुना जाता है। भले ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जनता डायरेक्टली वोट नहीं करती है, बट कोई बात नहीं, इलेक्शन तो हो रहे हैं ना साहब, इसीलिए। उसके बाद यहां अगला देखें, ये कथन किसने कहा था? मैंने आपसे कहा था मैं आपको कथन वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। ये कथन किसने कहा था? देखें, भारत का जो संविधान है वो कठोरता के बीच और लचीलेपन के बीच एक बहुत अच्छा परफेक्ट बैलेंस को दर्शाता है। यह बात किसने कही? अंबेडकर जी ने, एम.वी. पायली ने, या फिर अलेक्जेंड्रोविक्स ने, या फिर केसी वियर ने? लक्ष्मीकांत की किताब में इसका जो आंसर है वो केसी वियर जो है दे रखा है। केसी वियर ने क्या कहा? वियर मतलब व्हील, व्हील मतलब संतुलन। तो संतुलन वाली स्टेटमेंट किसने कही होगी? केसी वियर ने कही होगी, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद अगला, ये भी काफी बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? सुनिए, एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज नहीं है। इसमें संविधान में वो लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि है। यानी कि क्या बोला गया? संविधान को अच्छी तरीके से लागू करने के लिए कुछ ईमानदार लोगों की जरूरत है, और अगर ऐसा हो गया तो बस बल्ले बल्ले संविधान लागू हो जाएगा। यह किसने कहा था? बड़ी प्यारी सी बात है ये तो। ईमानदारी की बात हो रही है यहां पे, बार बार ईमानदारी की बात हो रही है दोस्तों, ईमानदारी की बात हो रही है। कहां गई ऑनेस्टी? जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसको क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है। तो सही ऑप्शन क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इस ट्रिक से याद रखिएगा। अगला कथन वाला क्वेश्चन क्या है? नहीं, ये कथन वाला क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वो कौन सी देसी रियासत ऐसी है? देखो क्या हुआ कि जो साल 1946 था ना दोस्तों, आपको पता है कि जो देसी रियासतों की जो 93 सीट थी, 93 सीट्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, इन्होंने संविधान सभा में शुरू में बैठने से इनकार कर दिया था। इन लोगों को 93 सीट दे तो गई कि तुम अपने इलाके से 93 लोग भेजो इन 93 सीट पे बैठाने के लिए, लेकिन इन लोगों को लगा कि इनकी जो राजाशाही है वो छिन जाएगी कल को सरकार बन गई तो इसीलिए इन्होंने संविधान से दूर रहना अच्छा फैसला, मतलब दूर रहना अच्छा समझा। तो इसी टाइम पे लगभग 1946 के टाइम पर जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, सारी देसी रियासतों का जो राजा था, उन सबकी एक बैठक बुलाई गई, एक मीटिंग बुलाई गई। तो एक प्रिंसली स्टेट ऐसा था जो इस मीटिंग में नहीं आया। वो प्रिंसली स्टेट अलग से सेपरेट संविधान सभा से मिलने गया। तो उसी का नाम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, ठीक है।
तो इनमें से एक प्रिंसली स्टेट ऐसा था जो बैठक में नहीं आया और वो अलग से संविधान सभा से मिलने गया। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? बड़ौदा। ठीक है, अच्छा फैक्ट है, नया फैक्ट है, याद रखना। मैंने आपको बैकग्राउंड कहानी इसीलिए बताई है। उसके बाद अगली कहानी क्या है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है, ये भी मुझे लग रहा है स्टेटमेंट है, नहीं स्टेटमेंट नहीं है, हाँ ये भी स्टेटमेंट है कि 26 जनवरी 1950 जब इस देश में संविधान लागू होगा तो ये जो देश है हमारा भारत, ये एक ऐसे जीवन के अंदर प्रवेश करेगा जहां पर कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे, यानी कि विरोधाभास होंगे। विरोधाभास जानते हो, कॉन्ट्राडिक्शन, जहां पर तुम्हें मेरी बात नहीं पसंद, मुझे तुम्हारी बात नहीं पसंद, क्योंकि संविधान बनाया गया है ताकि सबके लिए सब कुछ बराबर किया जा सके। लेकिन उनको भी पता था, संविधान बनाने वालों को भी पता था कि चाहे कितना भी अच्छा संविधान बना लो, इस देश में जिस तरह के लोग रहते हैं वो कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, और वो चीज आज तक है, वो चीज आज तक है। तो इतनी बात को समझने वाला एक ही व्यक्ति था उस जमाने में, जिनका नाम है डॉक्टर BR अंबेडकर जी। उनको पता था कि इस देश के लिए कुछ भी कर लो, लोग नहीं मानेंगे, लोग नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानने वाले लोग। तो उन्होंने पहले से ही जो है प्रेडिक्ट कर दिया था, डॉक्टर BR अंबेडकर जी। ठीक है, विरोधाभास के जीवन में, कॉन्ट्राडिक्शंस के जीवन में इंडिया एंटर कर जाएगा जैसे ही संविधान लागू होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट जयपाल सिंह से संबंधित नहीं है? जयपाल सिंह से संबंधित नहीं है। जयपाल सिंह संविधान सभा के एक मेंबर थे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जयपाल सिंह नामक एक व्यक्ति थे जो संविधान सभा के मेंबर थे, ये सही स्टेटमेंट है, हमको गलत वाली ढूंढनी है। ठीक है, जयपाल सिंह ने आदिवासी महासभा का गठन किया था, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जयपाल सिंह भारतीय नेशनल हॉकी जो टीम थी सबसे पहली, उसके कप्तान थे। ही वॉज द कैप्टन ऑफ द फर्स्ट इंडियन नेशनल हॉकी टीम, भारत की सबसे पहली राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान थे। ये भी पॉइंट जयपाल सिंह के लिए बिल्कुल सही है। फिर क्या लिखा है कि जयपाल सिंह ने छत्तीसगढ़ को एक सेपरेट स्टेट, एक अलग राज्य बनाने की मांग करी थी, ये गलत है। जयपाल सिंह ने छत्तीसगढ़ को अलग दर्जा दिलाने की बात नहीं करी थी, जयपाल सिंह ने झारखंड को अलग दर्जा दिलाने की बात कही थी। आई थिंक इनका पूरा नाम जयपाल सिंह मुंडा है शायद, आई थिंक, क्योंकि झारखंड के हैं, बिरसा मुंडा से कनेक्शन है, तो झारखंड के लिए अलग स्टेट की इन्होंने मांग करी थी। तो गलत वाला ढूंढना था, तो छत्तीसगढ़ वाला ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे झारखंड होना चाहिए था। तो ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ये नया फैक्ट आप लोगों ने सीखा है, इसको नोट डाउन रजिस्टर में कर लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी ऐसी है जो संविधान सभा में शामिल नहीं थी? जो संविधान सभा में शामिल नहीं थी। लिबरल पार्टी, हिंदू महासभा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, कम्युनिस्ट पार्टी, तो ये सब थे, बस लिबरल पार्टी शामिल नहीं थी। ये संविधान सभा का हिस्सा नहीं थी। ये भी आपके लिए नया फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। जैसे ये वाली जो पार्टी है ना, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, BR अंबेडकर जी इसी पार्टी के तो थे, और इसी पार्टी से तो वो जीते थे। कहां से? बॉम्बे से, क्योंकि पश्चिम बंगाल से जब वो जीते तो पश्चिम बंगाल वाला वो हिस्सा तो बांग्लादेश में चला गया, तो फिर उन्होंने बॉम्बे से अपनी इस पार्टी को बना के यहां से जो है इलेक्शन फाइट किया, तो उनको जो है यहां से चुन लिया गया। ठीक है, तो लिबरल पार्टी जो है संविधान सभा का हिस्सा नहीं थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, लिबरल पार्टी ये संविधान सभा का हिस्सा नहीं थी। उसके बाद ये इस वाली स्क्रीन को पॉज करो, यहां पे आपको याद करना है कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष, हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से चुने गए। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के BR अंबेडकर जी बंबई से चुने गए, और कम्युनिस्ट पार्टी के सोमनाथ लाहिड़ी ये भी बंगाल से चुने गए। ठीक है, ये फैक्ट और लिख लेना आप। उसके बाद क्या कह रहा है? संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस इंडिया है।
संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस इंडिया, मतलब संविधान सभा में सारे तो कांग्रेस के मेजॉरिटी मेंबर्स तो कांग्रेस के थे, तो लिखा कि संविधान सभा कुछ और नहीं कांग्रेस है और कांग्रेस कुछ और नहीं वो पूरा भारत है। तो ये स्टेटमेंट बहुत प्यारी स्टेटमेंट किसने कही, यहां पर किसने कही होगी यार, एटली ने कही है, मुझे तो लग रहा है ऑस्टिन ने कही है, ग्रैनविल ऑस्टिन। आइए देखते हैं इसका सही आंसर, ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ग्रैनविल ऑस्टिन। भाई मैं कुछ देख के नहीं बैठा हूं, देख के बैठा होता तो पीछे वो एक मुझसे गलत हुआ तो वो गलत कैसे होता, कुछ भी देख के, यहां पूरा लेक्चर में ही स्टार्ट करता हूं मैं इधर ही, ताकि बिल्कुल बढ़िया मजे में रहे गाड़ी, है ना। तो किसने क्या, संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस भारत है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने। किसने कहा, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा, ठीक है। उसके बाद इनमें से कौन से वो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कहा कि जो सार्वभौमिक मत अधिकार होता है ना, वयस्क सार्वभौमिक मत अधिकार, यानी कि 18 साल के तुम हो गए या इतने साल के तुम हो गए तो वोट डाल सकते हो, तो फॉर 15 ईयर्स, मतलब 15 साल के लिए इस पूरे सिस्टम को पोस्टपोन करने के लिए, बंद करने के लिए कहा कि 15 साल तक देश में ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए कि जनता वोट डाल रही है, मत करो। आज के टाइम पे आप देखो जनता ही वोट डालती है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यही चलता है। तो इनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसने 15 साल तक ये चुनाव प्रणाली यूज करने के लिए मना कर दी। कौन थे वो, उनका नाम था मौलाना आजाद। लेकिन गलत मत समझना, मौलाना आजाद ने ऐसा क्यों कहा कि जनता से वोटिंग मत करवाओ, 15 साल तक जनता से वोटिंग मत करवाओ, क्यों कहा उन्होंने इसीलिए कहा क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तब भारत में जो लिटरेसी रेट था, इंडिया में जो साक्षरता दर थी वो 10 से 12% थी। तो क्या तुम्हें लगता है कि जिस देश में केवल 10 से 12% लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, क्या वो लोग सही तरीके से वोट दे पाएंगे? भला नहीं दे पाएंगे। और जो लोग इतने कम पढ़े लिखे हैं तो उनको तो घुमाना तुरंत बड़ा आसान है, कोई भी उनको आके मैनिपुलेट कर लेगा। तो इसीलिए कम से कम 15 साल तक देश को विकसित होने का और यहां पर देश में लोगों को पढ़ने लिखने का एक मौका दो, तब जाके उनसे वोट करवाना, तब जाके वो सही का वोट डाल पाएंगे। आज भी तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पता, वो बस ये देखते हैं कि हम इस जाति के, ये इस जाति का, चलो इसी को वोट देंगे। समझ में आ रही है बात, ये चीज है। तो मौलाना आजाद इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये मौलाना आजाद वाला। उसके बाद दोस्तों एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। किसने कही है स्टेटमेंट? कहानी ये है। स्टेटमेंट क्या कहती है, आइए देखें। संविधान का प्रारूप जैसा विरचित किया गया है वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है, यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। ठीक है। क्या बोल रहा है ये पूरी स्टेटमेंट दोस्तों, शॉर्ट में मैं आपको समझाऊं, आप पूरा पढ़ लेना। ये पूरी स्टेटमेंट ये बोल रही है कि संविधान बनाना और संविधान सभा बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि देश में एक व्यवस्था बनाई जा सके। संविधान सभा या संविधान बनाने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ लोगों को ही हम सरकार के रूप में देखना चाहते हैं, बस उन्हीं लोगों को हम सरकार बनाना चाहते हैं कि मतलब जिन लोगों ने संविधान लिखा वो लोग ही अपने आप को सरकार बना लेंगे हमेशा हमेशा के लिए। जैसे पुतिन ने कर रखा है, चाइना में हो रखा है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि भाई उस जमाने में, खैर पुतिन तो नहीं थे, लेकिन उस जमाने में कहा जा रहा है कि ऐसा जो है कई देशों में हो रहा है कि जो लोग संविधान लिख रहे हैं वही लोग अपनी सरकार बना लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। संविधान बन गया, संविधान बनाने वाले गए, अब जनता चुनेगी कि किसकी सरकार बनानी है, किसकी सरकार नहीं बनानी है। तो बड़ी काफी समझदारी वाली स्टेटमेंट है। तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम पर ऐसी बातें करते थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी जो है सही आंसर है। लेकिन मैं दोस्तों एक बार और फिर से गलत हूँ, मैंने आज 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो मैं इस टेस्ट में -2 पे चल रहा हूँ साहब, ठीक है। ये समझदारी वाली बात नेहरू जी ने नहीं कही, ये समझदारी वाली बात कही है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने ऊपर भी समझदारी वाली बात कही कि जैसे ही 26 जनवरी 1950 को जैसे ही संविधान लागू होगा, ये देश विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शंस के जीवन में एंटर हो जाएगा। सब लोग एक दूसरे से लड़ने लगेंगे कि तुमको अच्छा मिल गया, हमें बेकार मिल गया, तुम्हें अच्छा मिल गया तो हमें बेकार मिल गया। स्टेटमेंट बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरा आंसर गलत था, -2 हो गया मेरा। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया
कि ग्रैनविल ऑस्टिन, जो पीछे अभी वो कह रहे थे ना कि भारत कांग्रेस, कांग्रेस भारत संविधान सभा, तो ग्रैनविल ऑस्टिन यहां पर संविधान सभा का एक सबसे इंपॉर्टेंट योगदान क्या मतलब क्या मानते हैं? तो ग्रैनविल ऑस्टिन के अनुसार इनमें से सबसे बड़ा योगदान संविधान सभा के द्वारा क्या है? मेजॉरिटी रूल, बहुसंख्यक का शासन हो, अल्पसंख्यकों का अधिकार हो, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। सर्वसम्मति और समायोजन, ये सही लग रहा है यहां पर फिलहाल। सामाजिक क्रांति आ जाए और राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाए, ये भी कुछ कुछ सही सा लग रहा है। एसिमेट्रिकल फेडरल स्ट्रक्चर, असममित परिसंघीय संरचना, ऐसा भी कुछ नहीं है। बी या सी में से कुछ लग रहा है, बी भी बेहतर लग रहा है कि सर्वसम्मति, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि संविधान सभा कुछ भी फैसले लेती थी तो वो हमेशा जनता का जो ओपिनियन चल रहा है, जनता की जो राय चल रही है, उसी के अनुसार जो है वो लोग काम करते थे। तो ऑप्शन बी के साथ जो हम जा सकते हैं, मैंने इसलिए कहा कि थोड़े ट्रिकी टाइप के से क्वेश्चन है ना, लेकिन ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है यार, सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखो फिर क्या कहा गया, इनमें से कौन सा वो एक व्यक्ति है जिन्होंने भारत के संविधान को सीमलेस वेब, सीमलेस समझते हो? सीमलेस मतलब मक्खन की तरह, कि भारत का संविधान एकदम मक्खन की तरह एक जाल जैसा है, फंसते चले जाओगे पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। सीमलेस वेब, एक सीवन रहित जाल, मतलब फंसते चले जाओगे, एक जाल है और तुमको पता भी नहीं चलेगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। किसने कहा भाई ऐसा? किसने कहा होगा भाई ऐसा? ग्रैनविल ऑस्टिन ने कह दिया होगा, यही कहते थे आड़े टेढ़े कि संविधान सभा कांग्रेस है, कांग्रेस भारत है, सीमलेस वेब है। देख लेते हैं, क्या पता -3 हो गए मेरे, कुछ कह नहीं सकते, पढ़ के आया होता तो हो जाता। सही है, -3 नहीं, -2 में ही चल रहा हूं भाई, सही है। ग्रैनविल ऑस्टिन नहीं कहते थे, व्यंग कसते रहते थे। उसके बाद दोस्तों अंतिम प्रश्न है मेरे अनुसार तो ये कि भारत का जो ध्वज है उसमें जो बीच में चक्र है, ये किस चीज को दर्शाता है? तो भारतीय ध्वज में जो चक्र है दोस्तों, कहने की बात ही नहीं है, ये न्याय को दर्शाता है, यानी कि जस्टिस को दर्शाता है। इतना क्लियर हुआ? तो इसके साथ दोस्तों आपका टेस्ट होता है यहां पर संपन्न, ठीक है। और अब जब मैं आपसे चौथे लेक्चर में मुलाकात करूंगा तो नया टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। टॉपिक का नाम होगा मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, और वादा है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि क्रांति बैच की टैगलाइन ही ये होनी चाहिए कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ब्रैकेट में गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।